कल मैं अपने एक परिचित से मिलने के लिए दिल्ली गया हुआ था, क्योंकि वहाँ पर वो मुझे काफ़ी दिनों से बुला रहे थे। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जल्दी से काम निपटा लेता हूँ और उसके बाद दिल्ली जाता हूँ, अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जब मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक वृद्धाश्रम दिखा और उसे देखने के बाद मुझे लगा कि भाई एक बार तो इसमें होकर आना चाहिए, क्योंकि हमारी कहानियों में अक्सर वृद्धाश्रम का जिक्र होता है और इसी वजह से मेरे अंदर उसको देखने की जिज्ञासा जाग गई। और मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, दोस्त से मिलता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आकर भी एक नज़र इस पर डालकर जाऊंगा। ऐसा सोचकर मैं अपने दोस्त से मिलता हूं और दोस्त से मिलने के बाद शाम के तकरीबन 5 बजे मैं वहां से वापस लौट रहा था और तभी उसी वृद्धाश्रम के अंदर चला जाता हूं। लेकिन वहां पर जाने के बाद जब मैं बुजुर्गों को देखता हूं तो देखने के बाद बहुत सारे विचार मन के अंदर उभरते हैं। लेकिन उसी वृद्धाश्रम के अंदर एक जोड़ा ऐसा भी था जिसे देखकर बहुत सारी बातें गलत सिद्ध हो रही थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बड़े खुश थे, लेकिन कोई अनजाना दर्द उनकी आंखों में छुपा हुआ था। अब जब मैं उन्हें देखता हूं तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे चबूतरे पर और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। बुजुर्ग अंकल काफी अच्छी हालत में थे, अच्छी खासी दाढ़ी बढ़ा रखी थी और साथ में जो आंटी होती हैं उन्होंने भी अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे। इसके बाद मेरे मन के अंदर इच्छा जागी कि क्यों ना मैं इनसे बात करूं और पूछूं इनकी कहानी। जब ये इतने खुश हैं तो क्या यहाँ पर आकर खुश हैं या घर पर ज्यादा परेशान रहा करते थे, यानी कि कैसे भी करके मुझे लगा कि इनकी कहानी तो जाननी चाहिए। उसके बाद मैं उनके पास चला जाता हूं और वहां पर उनसे बातचीत करने लगता हूं। बातचीत के दौरान वो लोग हंसकर मुझसे बात करते हैं और जब मैं उनकी पूरी कहानी सुनता हूं तो मेरी आंखें पूरी तरह से नम हो जाती हैं। लेकिन लास्ट में वो लोग जो बात कहते हैं उसे सुनने के बाद मैं भी सोच में पड़ जाता हूं कि सच में ही माता पिता जो बच्चे के लिए कर दिया करते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता, और इस हालत में भी वो उनके लिए इतना सोच रहे हैं। कौन थे वे बुजुर्ग और क्या कहानी थी उनकी ऐसी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर एक पति पत्नी रहा करते हैं। पति का नाम हरपाल होता है और पत्नी का नाम अनीता होता है। हरपाल और अनीता जिनकी नई नई शादी हुई है और शादी के बाद वो यहाँ पर अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो हरपाल होता है वह चिनाई का काम किया करता है और वहीं पर उसको अच्छा खासा काम मिल जाता है। लेकिन तभी एक दिन हरपाल का साथ का जो मिस्त्री होता है वह दिल्ली में किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है और वहां पर काम करता है। अब वहां पर उसे उत्तर प्रदेश के उस गांव से ज्यादा पैसे मिले थे और जैसे वो ये बात हरपाल को बताता है तो हरपाल भी सोचने लगता है कि यार मैं भी क्यों ना दिल्ली चलूं और वहां पर अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा। उसके बाद जो हरपाल होता है वह अपने घर जाता है और अपनी पत्नी अनीता से कहने लगता है कि अनीता क्यों ना मैं और तुम दोनों दिल्ली चलें और वहीं पर रहकर मैं पैसा कमाऊंगा। क्योंकि अभी हरपाल की शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे तो उसकी पत्नी कहने लगती कि क्यों जी, वहां पर क्या है, सुना है कि दिल्ली में तो काफी सारे लोग रहा करते हैं और वहां पर अच्छी जिंदगी नहीं है। लेकिन तभी जो हरपाल होता है वो कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन वहां पर अच्छा खासा पैसा है और अगर हमारे पास अच्छा खासा पैसा होगा तो हमारे जो बच्चे होंगे वो भी अच्छे जीवन को जिएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इस बात को सुनकर पत्नी को भी लगने लगता है कि हाँ ये सही कह रहे हैं और ऐसा ही हमें करना चाहिए। इसके बाद दोनों पति पत्नी वहां से दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में यहाँ पर जो हरपाल जी होते हैं वह भी उसी कॉन्ट्रैक्टर के नीचे काम करने लगते हैं जहां पर उनका दोस्त काम करने लगा था। हरपाल दिल्ली में रहकर अच्छा खासा पैसा कमाता है, उनकी पत्नी घर पर रहकर छोटी मोटी सिलाई का काम किया करती है और दोनों पति पत्नी ठीक ठाक पैसा कमाने लगते हैं। उन्होंने कमा कर अपने लिए एक छोटा सा घर भी ले लिया था और उसके अंदर रहकर वह अपने जीवन को आगे की तरफ जीने लगते हैं। लेकिन तभी यहां पर इनके परिवार में एक खुशी का मौका आता है। दरअसल यहां पर जो अनीता होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और जैसे ही ये बात हरपाल को पता चलती है तो वह बड़ा ही खुश होता है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ हरपाल काम के साथ साथ अपनी पत्नी का भी ख्याल रखता और उसे कह देता है कि अब तुम्हें सिलाई करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगा। यहां पर पत्नी भी ऐसा ही करती है और जब पत्नी की डिलीवरी होती है तो उसने एक बेटे को जन्म दिया था। अब यह खुशी और भी ज्यादा दोगुनी हो गई थी और इसके बाद हरपाल सिंह एकदम से फूला नहीं समझता है और अपने दोस्तों को इस बात की पार्टी भी देता है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिनों बाद पत्नी दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद उसने एक और बच्चे को जन्म दिया था। अब यहाँ पर हरपाल सिंह के 2 बेटे हो गए थे और 2 बेटों को पाकर वह बड़ा ही खुश होता है और सोचता है कि अब हम आगे बच्चे नहीं करेंगे और इन्हीं 2 बेटों को अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा करेंगे और इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। यह सोचकर हरपाल सिंह अब मेहनत करने लगता है। उसकी पत्नी जब उसके बच्चे थोड़े से सयाने हो जाते हैं, यानी कि वो अपने आप खेलने लगते हैं, तो उसके बाद वह भी सिलाई कढ़ाई का काम दोबारा
दोबारा से करने लगती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ हरपाल सिंह जी अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और उन स्कूलों की फीस भरने के लिए हरपाल सिंह काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। साथ में उनकी पत्नी भी मेहनत करती है। मेहनत के चलते चलते वह अभी मिस्त्री से ठेकेदार बन जाते हैं, खुद ठेका लेने लगते हैं और अपने नीचे मजदूर करके खुद से किसी बिल्डिंग को बना दिया करते और उस बिल्डिंग को बनने के बाद उन्हें थोड़ा बहुत पैसा भी बचने लगता है। जब उनके पास थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा होता है तो वह अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। यहीं से उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया था कि बच्चे बड़े होंगे और उनके लिए अलग अलग घर चाहिए होंगे। तो दिल्ली की एक अच्छी सी कॉलोनी में वो उनके लिए अलग अलग 200-200 गज के प्लॉट लेते हैं, जिन प्लॉटों पर वह उनके लिए अलग अलग घर बनाना चाहते थे। इसके बाद धीरे धीरे और समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वह अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं और इधर जो हरपाल सिंह जी होते हैं वो थोड़े से बुजुर्ग तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के घर का काम स्टार्ट कर दिया है। बच्चों के घर में काम चालू हो गया था और बच्चे स्कूली पढ़ाई करने के बाद अब कॉलेज की पढ़ाई करने लगे हैं। जैसे ही बच्चे कॉलेज की पढ़ाई करने लगते हैं तो यहां पर हरपाल सिंह जी को अब ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन उन्होंने जब साथ में घर का काम स्टार्ट कर दिया है तो उनके पास बिल्कुल भी इतने पैसे नहीं होते कि वह बच्चों की पढ़ाई करवा सके। लेकिन बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए वह बिल्कुल भी संकोच नहीं करते और गांव की जितनी भी जमीन उनके हिस्से में आया करती थी उसको बेच देते हैं और बेचने के बाद अपने बच्चों को अच्छे से कॉलेज में एडमिशन दिला देते हैं। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ने लगते हैं और जो बड़ा वाला लड़का होता है वह जल्द से अपनी कॉलेज की पढ़ाई को कंप्लीट करके एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी पकड़ लेता है। अब तक हरपाल सिंह जी ने जो दोनों घर थे वो तैयार करवा दिए थे और बड़ा वाला जब लड़का नौकरी पकड़ लेता है तो उसके बाद हरपाल सिंह जी और उसकी पत्नी उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर अभी तक बेटा उनके कहे में चला करता है और हरपाल सिंह जी अपनी पत्नी के साथ उन घरों में से एक घर में शिफ्ट हो गए थे जो घर अपने बेटों के लिए उन्होंने बनाए थे। अब यहाँ पर इस घर के अंदर वो रहा करते हैं और अपने बेटे के लिए इधर उधर अच्छी सी लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है और घराना काफी अच्छा खासा था। तो इसके बाद यहाँ पर हरपाल सिंह जी को रिश्ता अच्छा लगता है और उस लड़की से अपने बड़े बेटे की वो शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद जो बड़े बेटे की पत्नी होती है वो दुल्हन बनकर घर के अंदर आती है और अभी तक भी हरपाल सिंह जी अपना काम किया करते हैं। सुबह सुबह साइकिल लेकर जाया करते हैं और यहाँ से ट्रेन में बैठकर एक दूसरी जगह जाकर वहां पर अपना काम देखा करते हैं। इधर यहाँ पर जो हरपाल सिंह जी के बेटे की बहू होती है वह घर के अंदर थोड़ा सा कलह का माहौल कर देती है और इस बात से बचने के लिए हरपाल सिंह जी अपने छोटे बेटे को लेकर उस दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं जो उन्होंने छोटे बेटे के लिए बना रखा था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से भाइयों के अंदर अनबन हो और वह अच्छी तरह से अपने जीवन को जिए। वह अपने बड़े बेटे से कहता है कि बेटा तुम आराम से अपनी पत्नी के साथ रहो और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। तो बेटा भी झट से हामी भर लेता है और माता पिता और छोटे भाई को वहां पर जाने देता है। हरपाल सिंह अभी तक खुद कमाया करता था और खुद कमाकर वह छोटे बेटे की भी पढ़ाई को कंप्लीट कराता है और उसके बाद बेटे को भी इंजीनियर बना देता है। दोनों बेटे इंजीनियर बन गए थे और बेटा जब छोटा वाला भी नौकरी लग जाता है तो उसके बाद वह उसकी भी शादी की चिंता करते हैं। इसके बाद वह छोटे बेटे के लिए इधर उधर लड़की ढूंढते हैं और ढूंढने से अब उन्हें एक बहुत ही अच्छा घराना मिलता है, जिस घराने के बारे में मैं यहां पर नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने इस बात को बताने से मना किया है। उस घर की लड़की उनके घर में आ जाती है और जब उस लड़की से उनके छोटे बेटे की शादी होती है तो वो लोग सोचने लगते हैं अपने पुराने दिनों को और सोचते हैं कि अगर हम लोग गांव में रहते तो इतने बड़े घरों से हमारे रिश्ते कैसे जुड़ पाते, और ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो हम लोग यहां पर आ गए। अब छोटा बेटा भी शादी करके अपनी पत्नी को घर के अंदर ले आता है और यहां पर सभी लोग छोटे बेटे के पास ही रहने लगते हैं। लेकिन अभी तक भी जो हरपाल सिंह जी हैं उनके बेटों ने ना तो उनसे यह कहा है कि आप अब ये काम छोड़ दो, अब हम लोग कमाने लगे हैं तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है, और हरपाल सिंह भी बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। वह भी अपना काम लगातार करते रहते हैं और उस पैसे को अपने छोटे बेटे को ही दिया करते हैं। धीरे धीरे यहां पर छोटे बेटे की शादी को 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद अचानक से एक दिन जब हरपाल सिंह जी अपने घर से साइकिल लेकर निकलते हैं तो यहां से वो सीधा वहां पर पहुंच जाते हैं जहां से उनको ट्रेन पकड़नी थी। लेकिन ट्रेन के पास जाकर उन्हें एकदम से ऐसा चक्कर आता है कि चक्कर के कारण वो ट्रेन के आगे आने से मुश्किल से बचते हैं। लेकिन उस ट्रेन की चपेट में उनका एक हाथ आ गया था और हाथ आने की वजह से वह पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। इसके बाद जो हरपाल सिंह जी होते हैं उनका जो छोटा बेटा होता है वह डॉक्टर साहब के पास जाने की भी सलाह देता है। लेकिन यहां पर जो हरपाल सिंह जी होते हैं वो कहते हैं कि बेटा अब क्या फायदा डॉक्टर साहब के पास जाने का, अब तुम लोग सही हो गए हो ना, तो तुम लोग अब घर का खर्च देखो, मैं तो आराम से घर पर आराम करूंगा और ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है।
इसके बाद जो हरपाल सिंह जी होते हैं वो अपने उस हाथ को लेकर ऐसे बैठे रहते हैं और वो हाथ पूरी तरह से बेजान हो जाता है। हालांकि उसके अंदर नसें काम कर रही थी, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल भी उठ नहीं पाता है। हरपाल सिंह जी को अगर कहीं भी उस हाथ को उठाना पड़ता है तो खुद अपने हाथ से उठाकर रखा करता है और ऐसे ही वो उसी के साथ अपनी जिंदगी को जीने लगता है। अब जैसे इन बातों को 2 महीने बीतते हैं तो 2 महीने बाद यहां पर जो बहू होती है, छोटे बेटे की पत्नी, वह एकदम से अपने सास ससुर से लड़ाई करने लगती है, क्योंकि अब तक तो ये कमाया करते थे लेकिन अब ये घर पर बैठकर खा रहे हैं और ये बात छोटी बहू को बड़ी ही बुरी लगती है। हालांकि जो सास होती है वो घर का पूरा काम किया करती है और बहू को हाथ तक भी लगाने नहीं देती है काम के, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो बहू होती है वो अपने ससुर जी के लिए अपने पति से लड़ाई करने लगती है और कहती है कि कब तक घर पर बैठे रहेंगे और ऐसे तो हमारे शौक मौज के सारे पैसे इनकी देखरेख में उड़ जाते हैं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो हरपाल सिंह जी का छोटा बेटा होता है वो कहने लगता है कि फिर क्या करूं, क्या किया जाना चाहिए इनका। तो यहाँ पर जो बहू होती है वो कहती है कि ऐसा करो, बड़े भाई को बुला लो और उनसे मिलकर कुछ बात करो, क्योंकि हमारे लिए इन्होंने थोड़ी ना किया है, बड़े के लिए भी तो किया है, तो उनका भी तो हक बनता है। इसके बाद जो छोटा बेटा होता है वह ऐसा ही करता है और एक दिन यहाँ पर वह अपने बड़े भाई और उसकी पत्नी को बुला लेता है और यहाँ पर दोनों भाई इस बात को लेकर झगड़ने लगते हैं कि माता पिता को अब तुम रखोगे और माता पिता को अब तुम रखोगे। अब यहाँ पर जो हरपाल सिंह जी होते हैं जब अपने बेटे को इस तरह से झगड़ते हुए देखते हैं तो बड़े ही हैरान हो जाते हैं और मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। इसके बाद वो बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई सा भी बेटा उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है और वे आपस में इसी बात को लेकर बहस कर रहे थे कि कौन सा पिता को रखेगा और कौन सा मां को रखेगा। मां को रखने के लिए तो छोटा बेटा तैयार था लेकिन पिता को रखने के लिए तैयार नहीं था और वो कह रहा था कि बड़े भाई आपको पिताजी को रखना होगा, क्योंकि मां की देखरेख मैं कर लूंगा और पिताजी की देखरेख आपको करनी होगी। जब ये बातें उस घर के अंदर चल रही थी तो उस घर के अंदर एक नौकरानी आती है, क्योंकि अक्सर जब घर में ज्यादा काम हुआ करता है तो बहू नौकरानी बुला लिया करती है और आज भी उन्होंने नौकरानी को बुलाया था, क्योंकि यहाँ पर वो लोग तो आपस में बातें कर रहे थे। अब जैसे नौकरानी आकर ये सब कुछ देखती है और समझती है तो समझने के बाद कहने लगती है कि साहब अगर आप लोग बुरा ना मानो तो क्या मैं एक बात कह सकती हूँ। तो उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ बताओ तुम्हें क्या कहना है। तो वो कहने लगती है कि अगर आपको बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखा जाता तो एक वृद्धाश्रम को मैं जानती हूँ जहां पर कोई पैसे भी नहीं लेता और वहां पर आप इनको रख सकते हो, अच्छी तरह से इनकी देखरेख हो जाएगी। अब इस बात को सुनकर दोनों बेटे एकदम से तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर छोटा बेटा झट से कहने लगता है कि हाँ ठीक है, तो इनको वहीं पर भेज देते हैं। इसके बाद जो बड़ा बेटा होता है वो कहता है कि ठीक है तो फाइनल हो गया, अब आप लोग इन्हें वृद्धाश्रम भेज दो और हम अपने घर चलते हैं, वहां पर भी काफी सारा काम पड़ा है। ऐसा कहकर बड़ा बेटा तो निकल जाता है और जो छोटा बेटा होता है वह अपने माता पिता से तैयार होने के लिए कहने लगता है। तभी यहाँ पर जो पिता होता है वो इन सभी बातों को सोच सोचकर अंदर ही अंदर काफी ज्यादा परेशान था और वो कहने लगता है कि बेटा छोड़कर भी क्यों आना, हम लोग अपने आप चले जाएंगे और तुम आराम से अपने काम को देखो। इसके बाद जो बेटा होता है वह कहता है कि ठीक है अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो और वह चुपचाप अंदर की तरफ चला जाता है कि मानो किसी पड़ोसी ने उससे यह बात कही है। यहाँ पर दोनों पति पत्नी अच्छे से तैयार होते हैं, जो भी उनका छोटा मोटा सामान है उसको अपने साथ लेते हैं और यहाँ से पैदल पैदल निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे बहू देखती है कि सास भी जा रही है तो उसके बाद एकदम से उसे रोकने लगती है, कहती है कि माँ जी आप कहाँ जा रही हो, आप तो यहीं पर रहो, पिताजी के लिए मैंने बोला था। अब जैसे सास से बहू ने ये बात कही थी तो सास समझ गई थी कि बहू उसे क्यों रोक रही है, क्योंकि घर का सारा काम वो किया करती है और वो भी बिना पैसों के, तो इससे अच्छी नौकरानी कहाँ मिलेगी। तभी यहाँ पर जो सास होती है वो कहती है कि बेटी देखो सुख के दिन मैंने अपने पति के साथ काटे हैं तो इनके दुख भरे दिनों में मैं इन्हें अलग कैसे छोड़ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनका हाथ काम नहीं किया करता तो इनको नहलाने धुलाने में खाना पानी खिलाने में मेरी जरूरत होगी, तो इसी वजह से मुझे भी अपने पति के साथ जाना होगा। इस बात को सुनकर पति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थामते हैं और वहां से उस नौकरानी से उस वृद्धाश्रम का एड्रेस पूछकर सीधा वहां पर चले जाते हैं। दिल्ली के अंदर आज भी उनके बेटे रहा करते हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी उसी वृद्धाश्रम के अंदर खुशी खुशी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद उन्हें कैसी भी कोई समस्या नहीं होती है और इसके बाद भी अपने बेटा बहू के लिए बहुत कुछ वो सोचा करते हैं। जब मैंने उनसे ये सारी बात सुनी तो एकदम से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि जिन माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए और वो घर तक भी बेच दिया, जिस घर के अंदर वो बुढ़ापे में जाकर अपना समय व्यतीत कर सकते थे, क्योंकि अगर गांव में जाते तो वहां और भी अच्छा होता, वहां कम से कम उनके अपने तो होते, लेकिन यहां पर वृद्धाश्रम में रहना उनकी मजबूरी बन गया। उन बुजुर्ग माता पिता को बच्चों ने इस तरह से छोड़ दिया। इसके बाद मैं उनसे कहता हूं कि आप मुझे अपने बच्चों का नंबर दो और मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि माता पिता के साथ ऐसा नहीं किया करते, लेकिन तभी वो मना कर देते, कहते कि नहीं बेटा उनको समझाना व्यर्थ है, अगर वो हमारी सेवा करना चाहते तो बिल्कुल भी हमें यहां पर आने नहीं देते और कोई ना कोई सा तो हमें अपने पास रख ही लेता, लेकिन उनका मन ही नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तो अपनी बच्ची कुछ जिंदगी यहां पर गुजार लेंगे और वैसे भी हम दोनों एक साथ है ना। ऐसा कहकर वो दोनों उन हाथों को उठाते हैं जो दोनों ने एक दूसरे के पकड़ रखे थे और इसके बाद मुस्कुराने लगते हैं। यहां पर इन दोनों का प्यार देखकर मैं बड़ा ही हैरान हो गया था और उसके बाद मैं कहने लगता हूं कि ठीक है ये ना सही, लेकिन क्या मैं आपकी
प्रॉपर कहानी बना सकता हूं, जिस कहानी से लोगों को सीख मिल सके कि अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ इकट्ठा करके रखना चाहिए और पूरा के पूरा सामान बच्चों के नाम नहीं करना चाहिए। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं हरपाल सिंह जी, वह कहने लगते हैं कि बेटा अगर तुम चाहो तो बेशक से स्टोरी बना सकते हो, लेकिन इस स्टोरी के अंदर हमारे असली नाम और असली जगह के नाम मत लिखना, क्योंकि अगर ये कहानी घूमते घूमते मेरे बच्चों के पास पहुंच गई या मेरे किसी जानने वाले के पास पहुंच गई तो उसके बाद वो लोग उनका जीना आराम कर देंगे और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से हमारे बच्चों की कैसी भी बदनामी हो। अब इसके बाद मैं ये कहानी दो कारणों से बना रहा हूं। पहला कारण तो यह है कि लोगों को सीख मिले कि अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पर्सनल सेविंग ऐसी होनी चाहिए जिनसे अगर बच्चे साथ भी ना दे तो उन पैसों से अपने जीवन को आराम से जिया जा सके। और दूसरा कारण यह है कि आप लोग अगर इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो हो सकता है ये उनके बच्चों तक पहुंच जाए और उनको साइलेंटली ये मैसेज मिल जाए कि माँ बाप के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और माँ बाप जिनके साथ उन्होंने ऐसा किया है वो आज भी उनकी इतनी फिक्र किया करते हैं कि उन्होंने असली नाम और जगह के नाम बनाने से मना कर दिया था ताकि उनके बच्चों की बदनामी ना हो सके और लोग उन्हें ताना ना मार सके। इस स्टोरी को सुनने के बाद अगर उनका सोया हुआ जमीर जाग जाए तो वो कम से कम अपने माता पिता को अपने पास रखकर उनकी सेवा कर सके और उन्हें अच्छी तरह से घर के अंदर रख सके। हालांकि वो फिलहाल भी काफी ज्यादा खुश है और उन्हें किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, वह तो अपने जीवन को आराम से जी रहे हैं और कैसी भी परेशानी उनको नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा बहू का फर्ज बनता है कि बूढ़े माता पिता को अपने पास रखें और अच्छी तरह से उनके जीवन को व्यतीत कराएं। बाकी ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।